नमस्कार बच्चों और सज्जनों, मैं शिवचरण यादव और इस साकेत विद्यालय परिवार में ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आज हम कक्षा 9 का गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि 10, 11, 12 क्लासेस में चल रही हैं बट 9 का नहीं चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तो आज हम और हमारे सहयोगी विजय प्रकाश दुबे जी ने निर्णय लिया है कि क्लास 9 का भी क्लास चलाएंगे। और क्लास 9 के क्लास में आज जो शुरू होने जा रहा है वो है पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जानना अनिवार्य है। जैसे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली भी कह सकते हैं। तो हमको पढ़ना है तो संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति यानी हमको पढ़ना है तो कैसे, किस सिस्टम से, किस पद्धति से पढ़ना है, उन्हीं के बारे में हमें आज जानकारी लेना है। और जैसा कि जो गणित हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ते हुए चले आ रहे हैं वो किस प्रणाली पर है, वो दास-मौलविक संख्या प्रणाली पर है, या उसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो भी मैथ हम पढ़ते हैं वो यही इसी पर दशमलव संख्या प्रणाली पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अब दशमलव, अब क्या आप यही कहेंगे कि हम कहीं 123 या 505 या ऐसी संख्याओं का हम अध्ययन करते हैं तो कहीं दशमलव नहीं लगा रहता है, तो आप कहते हैं, अब ये कहेंगे कि दशमलव या दशमलव संख्या प्रणाली कैसे हुई। जैसा कि आप अपने किसी बैंक में जाते होंगे या कुछ पैसा जमा करने या पैसा निकालने, तो आप लास्ट में जो आपका शेष अमाउंट बचता है, आप चाहे जमा किए हों और चाहे आप निकाले हों, तो लास्ट में अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपए है, क्या है आपके अकाउंट में 1000, तो 1000 ऐसा कुछ लिखा रहेगा, दशमलव जरूर लगा रहेगा। आप मान लीजिए 50 रुपए निकाल लेते हैं या 100 रुपए निकाल लेते हैं, तो आपका 900 रुपए बचेगा, 900.00 ऐसे। तो इसलिए जो हम मैथ पढ़ते हैं वो किस पर आधारित होता है? वो आधारित होता है दास-मौलविक संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हम किन किन अंकों का प्रयोग करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो इन्हीं डेसिमल नंबर सिस्टम में दास-मौलविक संख्या प्रणाली में हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं 10 अंकों के माध्यम से हम क्या करते हैं? गणित को अध्ययन करते हैं। तो इसमें जैसे अब जैसे अब कहेंगे हमने अंकों कह दिया, क्या कह दिया हमने? अंकों कह दिया। तो
कहीं अभी ऐसा हम लिख दें 23, अभी कहेंगे कि एक अंक है, नहीं, ये संख्या है। ये क्या है? संख्या है। और संख्या में देखिए एक ये होगा, एक ये, यानी एक ये पहला अंक हो गया, एक दूसरा, यानी ये 2 अंक वाला हो गया। कितने अंक वाला हो गया? 2। अब जो 0 से लेकर के 9 तक है, इनको हम बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट, या इनको हम बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अंक। तो हमारे गणित में जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है वो कुल कितने अंक हैं? 10। इसलिए इन्हीं 10 अंकों को आधार मानकर गणित हमारी क्या होगी? गणित की प्रक्रिया या जो गणित में हम अध्ययन करते हैं, इन्हीं 10 अंकों को आधार मानकर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या आप सोचिए, क्या इन 10 अंकों के अलावा कहीं और कोई मतलब अंक मिलता है? इस 10 सिंबल हमारे पास है, जो ये 10 सिंबल बने हुए हैं 0 से लेकर के 9 तक, क्या इनके अलावा कोई और ऐसे मतलब सिंबल है, कोई चिन्ह ऐसा बनाया गया है जो अपने गणित में अध्ययन करते हैं? हम रेखा गणित की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अंक गणित अंक की बात कर रहे हैं। तो इनके अलावा और कोई ऐसे हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं? नहीं। तो इन्हीं 10 अंकों को आधार मानकर हम क्या करते हैं? गणित का अध्ययन करते हैं। तो अब संख्याएं हमारी कितनी होती हैं? ये क्या हो गए? ये अंक हो गए। क्या हो गए? अंक। अब इन्हीं अंकों को हम मिला करके क्या किसका निर्माण करते हैं? हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो हम इन्हीं 10 अंकों को आधार मान करके संख्याओं का निर्माण करते हैं। छोटी संख्या, बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं और इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो अब हम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम? इमेजिनरी नंबर। जैसा कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। और अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में हमको अध्ययन करना है, जबकि काल्पनिक संख्या का अध्ययन जो आपकी होगी वो हायर क्लास में होगी। आप 10th में या 11th में पहुंचेंगे तब आपकी वहां पर क्या काल्पनिक संख्या मिलेगी और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो इनको हम छोड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे। जो हमारा होता है, एक होता है सम्मिश्र संख्या, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ये क्या आते हैं? वास्तविक संख्या और क्या आती है? काल्पनिक संख्या आती है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आती है। तो इसको हम इरेज करेंगे। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने जैसे कहा कि सम्मिश्र संख्या में क्या होती है? दोनों संख्याएं होती हैं। कौन कौन? इसमें
रियल नंबर, रियल नंबर, और इसमें दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, या ये हमारा ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ये हो जाएगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या, जो काल्पनिक संख्या है इसका मुझे अध्ययन करना नहीं है, इसका मुझे अध्ययन करना है, अध्ययन करना किसका करना है, सिर्फ अध्ययन करना है तो हमें वास्तविक संख्या, किसका करना है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, आप पढ़े होंगे परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या बिल्कुल पढ़े होंगे, तो हम ऐसा कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसको हम, इस रियल नंबर को हम तोड़ दे रहे हैं किसमें, हमने क्या कहा, रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो हम ये इसको लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या, ये इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, या इसको बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सम संख्या दो प्रकार की, संख्याएं दो प्रकार की, कौन कौन, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इसको हमने कैटेगराइज कर दिया दो भाग में, एक रियल नंबर कर दिया, एक क्या कर दिया हमने, इमेजिनरी नंबर कर दिया। तो हमको इसका अध्ययन करना है, अध्ययन करना किसका, सिर्फ रियल नंबर का करना है। तो हमने कहा रियल नंबर की पर जो डेफिनेशन होगी, जो परिभाषा होगी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जैसे P/Q मतलब क्या, अंश बटे हर में, P/Q, P/Q का मतलब क्या हो गया, अंश बटे हर में, अंश बटे हर में। तो अंश बटे हर P/Q यानी अंश बटे हर, ये क्या होगा, ये होता है अंश होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऐसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो हर है Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो है ये Q 0 के बराबर ना हो। अब बात अगर हम ये करें P/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है, क्या हम किसी संख्या को 0 से भाग दे सकते हैं, जब हम भाग नहीं दे सकते हैं तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, ये संख्या क्या है, परिभाषित नहीं है, ये संख्या क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, इसलिए जो भी हर होगा वो 0 के बराबर नहीं हो, 0 को छोड़ करके कुछ भी हो जाए चलेगा, बट 0 ना हो। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन उसका जो हर एक Q है वो 0 ना हो। 0 हो जाएगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो
परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई, जिसे वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या उसी परिभाषा को आप उल्टा कर दीजिए। अब इसमें जैसे होते क्या क्या है, जैसे हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया तो क्या क्या होते हैं, तो इसमें ये हो जाएंगे हमारे कौन कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1/2 -1 0 2 -5/8 -5/8 7/10 डॉट डॉट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या में क्या हो, कुछ भी हो सकता है। अब इस यहां पर चलेंगे अपरिमेय में, तो अपरिमेय की परिभाषा हम ये देंगे, अपरिमेय की परिभाषा ये देंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कौन? जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर हम कह दें √3 है, √3 जैसा कि आप एक सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर लाइन, संख्या रेखा आप पढ़े होंगे। संख्या रेखा ये दिखा दे रहा हूं, संख्या रेखा जहां से ये मान लीजिए 0 है, 0 के अगर हम आगे जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 आगे ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसके पीछे आएंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक? -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट। तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर ऐसा कहते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, या परिमेय भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें √3, क्या √3 को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, या क्या √3 एक परिमेय संख्या होती? अपरिमेय, हमने कहा कि √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं, एक छोटी सी बात जैसे हम कर लेते हैं, इसे हम लिखते हैं 1.25। क्या ये 1.25 क्या एक परिमेय संख्या है? कहेंगे 1.25 है। तो आप यही कहेंगे कि ये 1 कितना है? 1.25 है। तो 1.25 ये कहेंगे इसका बटे कुछ नहीं है, आप यही कहेंगे कि बटे कुछ नहीं है। तो या आप ये कहेंगे अगर 2 है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या 2 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे है, कहेंगे क्यों है? अगर इसको अगर हम बटे 1 कर दे कोई दिक्कत? अगर बटे 1 कर दे कोई दिक्कत? क्या ये p/q के रूप में नहीं हुआ? कोई अगर पूर्ण संख्या है, अगर कोई पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या होती है। तो ये 2 को हमने क्या लिख दिया? 2 को हमने 2/1 लिख दिया, परिमेय संख्या हो गया। ऐसा 1 है, 1 को 1/1 लिख दीजिए। 9 है, 9 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, बटे 1 कर दीजिए। अब आप कहेंगे 0 नहीं ले रहे सर जी, 0 को ले लेते हैं। क्या हम 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, और 0 को क्या कर दें? बटे 1 कर दें। अगर 0 बटे कुछ है तो परिमेय संख्या है। अगर ये कुछ बटे 0 है, ऊपर कुछ नहीं होगी, अगर हर में 0 तो परिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो हम कह रहे थे जैसा कि 1.25, हम कह रहे थे 1.25 क्या ये 1.25 है? क्या एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर दशमलव है ना, दशमलव संख्या में है, उसको हम परिमेय संख्या अर्थात अंश बटे हर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, भिन्न के रूप में बदलने के लिए आप पढ़े होंगे दशमलव के बाद दशमलव इसके नीचे 1, इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0, 100 से गुणा कर दिया जाए और 100 से क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए। 100 से गुणा कर दिया जाए और 100 से भाग कर दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 125/100। क्या ये p/q के रूप में नहीं हुआ?
क्या p बटे q के रूप में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो अगर आप कहेंगे इसको हम काट भी सकते हैं, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, अर्थात 5 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। परिमेय संख्या है, काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा हम अब ये कह दें कि ये √3 है, तो √3 को हम आप ये कह देंगे अगर बटे 1 लिख दें तो चल जाएगा। लेकिन जो हमारे p बाई क्यू होते हैं, जो हमारे p बाई क्यू होते हैं, वो किस रूप में होना चाहिए? कंप्लीटली क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या ये पूर्णांक है? √3 पूर्णांक है। आप 9th में आ चुके हैं, तो 8 में कहीं कहीं आपको √2 √3 मिला होगा। आप कहेंगे √3 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाले होंगे। जब आपको वर्ग और या घन पढ़ाया गया होगा 8th में, तो वहां पर आपको √2 या √3 का स्क्वायर रूट 2 स्थानों तक, दशमलव के 2 स्थानों तक, 3 स्थानों तक मिला होगा। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 डॉट डॉट समथिंग होता है, डॉट डॉट समथिंग होता है। अतः कहने मतलब क्या, जब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो एग्जैक्टली पूरा डिविजिबल नहीं होता है, कटता नहीं है। जब वो कटता नहीं है या वो संख्या क्या बार बार क्या करेगी? वो रिपीट करेगी या वो आती रहेगी। इसलिए अगर डॉट डॉट करके है, अगर ये डॉट डॉट करके है, ये क्या होती है? कंप्लीटली पूर्णांक नहीं होती है। तो या इसी प्रकार अगर √2 की बात कर लेते हैं, √2 का 1.414 समथिंग डॉट डॉट करके ऐसे कुछ करके होता है। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, ये वास्तविक संख्या या सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में, ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5 -2√2 पाई समथिंग कर देते हैं। आप अब ये बोलेंगे, अब ये पाई कहां से आ गया? पाई एक सिंबल है, ग्रीक अक्षर है, ये जो यूनानी सिंबल है, इसको बोलते हैं पाई। पाई का अपरिमेय होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप कहेंगे पाई का मान होता है 22/7 होता है। आप कहेंगे कहीं 3.1414 3.1414 समथिंग ऐसा कुछ करके होता है। या आप जब टेग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसका वैल्यू कितना होता है? वहां पर पाई का वैल्यू कितना? 180 डिग्री, अर्थात 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए इस पाई का मान निश्चित नहीं है। इस पाई का जो मान है वो निश्चित नहीं है। इसलिए जो पाई का मान है वो निश्चित नहीं है। इसलिए ये क्या है? पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इतना आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक हमने एक क्या बनाया है? संख्या रेखा बनाया है। तो आप कहेंगे ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संख्याएं है, लेकिन पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्या। इनको अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो जो लोग नोट किए होंगे तो ठीक है, नहीं नोट किए होंगे वो वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अब हम परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या हमारा इतना ही है। अब हम परिमेय संख्या को यहाँ पर क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका? रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन इसको मिटा करके ऊपर से हम परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को
दो भागों में तोड़ते हैं, पहले हो जाएगी हमारी फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। दूसरा हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीजर। अब भिन्नात्मक में क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक में ऐसी संख्या जो पूर्णता क्या हो, भिन्न के रूप में। आप जानते हैं भिन्न क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप में। किसके रूप में होता है? पी बाई क्यू। अर्थात ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भिन्नात्मक संख्या। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 3/2 -5/8 6/17 ... कुछ भी हो, ये क्या होती है? हमारी भिन्नात्मक संख्या होती है। अब हम पूर्णांक की बात करेंगे। अब पूर्णांक को भी क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। जब हम पूर्णांक को डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक हमारा हो जाता है 3 भागों में टूट जाता है। पूर्णांक कितने भागों में टूट जाता है? 3 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हमारा हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव 0, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया 0, ये हो गया धनात्मक। तो पूर्णांक को कितने भागों में तोड़ा हमने? 3 भागों में। कौन कौन? एक है निगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब निगेटिव में ऐसी संख्या जिसमें क्या किसका प्रयोग हुआ हो या किस चिन्ह का प्रयोग हुआ हो? ऋण का। जैसे -1, -2, -3, -4 ... शून्य का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली शून्य। धनात्मक का +1, +2, +3 ... या आप ये कहेंगे सर यहां प्लस लिख दिया आपने और कहीं कि ऐसे लिखा था 1, 2, 3 ... तो अगर प्लस लगा है तब भी धनात्मक है, अगर नहीं लगा है तब भी धनात्मक है। ऋणात्मक तब कहेंगे जब उसके पास ऋण चिन्ह रहेगा, तभी कहेंगे, इसके पहले नहीं कहेंगे। तो आप कहेंगे पूरा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब इन्हीं पूर्णांकों में से अब हमको छांटना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, या जिसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो इसको हम थोड़ा मिटाना चाहेंगे। जो नोट किए हैं कर ले, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो हम इन्हीं पूर्णांक में से, इंटीजर में से तो हमने कहा इंटीजर कितने प्रकार के? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव 3 प्रकार के। अब इन्हीं तो ये हो गए कितने होंगे? -1, -2, -3 ... करके होंगे। ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 ... ये प्लस इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट, -3, -2, -1 ये हमारे हो गए।
अब इन्हीं में से हमको छांटना है, हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या क्या, जब आप का एडमिशन शुरुआत में नर्सरी में या यूकेजी फर्स्ट में 1 2 3 पहुंचे होंगे, तो आपको सबसे बहुत बड़ी गिनती नहीं तो गिनती आपको वही बताई गई होगी 1 2 3, काउंटिंग वही बताया गया होगा, तो उसी को हम बोलते हैं गिनती की संख्या। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या इस प्रकार कह सकते हैं गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसको कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो 1 से शुरू होने वाली, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, मतलब इसी प्रकार संख्याएं आते आगे रहेंगी। ऐसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अर्थात जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन के बता नहीं सकते हैं, उसका मतलब होता है ये इनफाइनाइट। तो आपसे यह पूछा जाए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। बड़ी की बात करेंगे, बड़े की हम बता नहीं सकते हैं। जब हम बता नहीं सकते अर्थात गिन के कितनी संख्या है, जब बता नहीं सकते तो हम बड़ी संख्या को हम बता नहीं सकते हैं, अर्थात सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसी में हमारा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, या जो प्राकृतिक संख्याओं का परिवार होता है, या प्राकृतिक संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है, उस समूह में यदि हम 0 को शामिल कर लें, 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम क्या कर लें, इनको क्या कर लें, शामिल कर लें। हमारा होता अगला सम संख्या। सम संख्या, ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस हम रिवाइज करवा रहे हैं बस। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12, यानी जिस संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए और पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। आगे बढ़ेंगे, विषम संख्या या इसको बोलते हैं ऑड नंबर, बोलते हैं ऑड नंबर। वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विषम संख्या। इसको बोलते हैं क्या कहेंगे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो इनमें छोटी संख्या बड़ी संख्या आप छांट लीजिएगा, जो जहां से शुरुआत होगा, जहां से शुरुआत होगा वही उसकी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। और बड़ी संख्या तो आप होशियार है, हम भी होशियार है, बता नहीं सकते हैं। इसके आगे चलेंगे हम, इसके आगे चलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या एक को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर किसी और तीसरी संख्या से ना कटे। ऐसी संख्या जो ऐसा भी कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, जो 1 से और स्वयं से कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19
डॉट 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 डॉट। क्या 2 किससे कटेगा? अब 2 अगर काटे तो या तो 1 से कटेगा या तो क्या किससे कटेगा? 2 से। 3 की बात कर ले या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 की बात कर ले 1 से कटेगा या 5 से। 7 की बात कर ले सेम इसी प्रकार से। इन सबको क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से कटे और वो उसी संख्या से अतः स्वयं से ही कट जाए उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे अभाज्य संख्या होने के लिए कितने गुण, देखिए ये दोनों जो है दोनों संख्याएं, जिस संख्या को संख्याएं काटती है उसको बोलते हैं गुणनखंड। ये एक ये 2 गुणनखंड। तो अगर अब किसी संख्या के 2 गुणनखंड है, क्या है? 2 गुणनखंड है, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जब 2 गुणनखंड है तब। इसी में एक होता है हमारा, एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रही हो? कट रही हो। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट आगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्या 4 किससे किससे? 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 फिर 4 से ही कटेगा। देख लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 6 की बात कर लेते हैं। 6 या तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो अगर अभी हमने बताया अगर दो संख्या से कट रही है, कितनी संख्या से? 2 संख्या से कट रही है, तो क्या बोलेंगे? उसको अभाज्य बोलेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक या 2 से अधिक संख्याओं से अगर वो कट रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो कम से कम अगर कंपोजिट या भाज्य संख्या होने के लिए, भाज्य संख्या होने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम से कम 3 गुणनखंड की आवश्यकता है। तो यहां पर अधिक नहीं, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को w से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं होल नंबर। सम संख्या को ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसी इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, अथवा इन लोगों का निरूपण नहीं है। तो यहां पर हमारा आपके सिलेबस के लिए जो आपको 9th में पढ़ना है बस इतने ही पढ़ना है, इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ना है। और आपके 1-2 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद 1.1 में 3 क्वेश्चन है और इसी लेक्चर में हम सॉल्व करवा देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। तो इसका एक उदाहरण नंबर 1 है, कह रहा है नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है या असत्य है और उनके कारण का औचित्य बताना है। औचित्य बताना है मतलब कि ये सही है तो किस लिए सही है, अगर गलत है तो किस लिए गलत है। तो पहला बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो अभी हमने कहा जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। जो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आज शुरू होती है। तो कहा जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है तो क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? आप देख लीजिए पूर्ण संख्या में प्रत्येक पूर्ण, तो जो प्रत्येक जो जितने भी पूर्ण संख्या है क्या वो सब प्राकृतिक होते हैं? नहीं। आप कहेंगे जो प्राकृतिक होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, लेकिन यहां से यहां तक सब प्राकृतिक है, बट 0 प्राकृतिक नहीं है। 0 प्राकृतिक, यहां जो 0 है 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। लिख देंगे यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए परंतु जो भी है प्रत्येक क्या होते हैं? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लैंग्वेज प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्णांक। अभी हमने पूर्णांक कितने प्रकार का बताया, हमने पूर्णांक 3 प्रकार का, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब पूर्णांक हैं। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? ये सत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है। क्योंकि अगर प्रत्येक पूर्णांक को अगर बटे वन कर दे, क्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं हुआ? पी बाई क्यू के रूप में नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो प्रत्येक पूर्णांक होते हैं वो एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब इसी का उल्टा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य है। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या अगर ये 5/7 है, तो ये अगर क्या 5 को और 7 को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं? अगर ये मान लीजिए 3/2 है, ये 3 यहाँ लिख दें, 2 यहाँ, ये गलत तरीका हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल है, उसी के आगे चलते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। अभी हमने कहा परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P बटे Q के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहां पर बटे वन कर दे परिमेय संख्या तो हो ही गया, लेकिन इसके 1 और 2 के बीच में 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से क्या हो? छोटा हो। यानी 1 और 2 के बीच मतलब ये हो गया कि 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका लिख देते हैं। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं। ए और बी दो संख्याएं हैं। अगर ए और बी के बीच का अगर हमें क्या परिमेय संख्या निकालना है, तो मान लेते हैं पहली परिमेय संख्या R1 मान लेते हैं। परिमेय संख्या इन दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर इसका आंसर आता है, अब चाहे इसके बीच ले लिया जाए, चाहे इसके बीच में ले लिया जाए, चाहे ए के बीच में, चाहे बी के बीच में, अगला हमारा कितना हो जाएगा? R2। 1/2 हमेशा लिया जाएगा। अगर ए के बीच में मान लीजिए इसका आंसर P बाई एम आ गया। अब कितना आया मुझे नहीं पता है, कितना आया मुझे नहीं पता है। तो अगर हम ये लिख दें कि अगर ए और बी के बीच में ए प्लस बी बाई 2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसको हल करने P बटे एम आता है। अब ए के बीच में ज्ञात करेंगे कि बी के बीच में ज्ञात करेंगे। हम ए के बीच में क्या लिखेंगे? ए प्लस P बाई एम। हाफ हमेशा सामने रहेगा, हाफ हमेशा सामने रहेगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। ये समझ में नहीं है, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो अभी उसको ये वाला भी आपको आ जाएगा। जैसे पहले परिमेय संख्या अतः इसको A1 मान देते हैं। तो हमने कहा 1/2 1 प्लस 2 2 1 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 3/2। दूसरी परिमेय संख्या निकाले। हमने कहा 1/2 हमेशा। अब 3/2 आया है। 3/2 प्लस अब 1 के साथ निकालेंगे कि 2 के साथ निकालेंगे? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 के साथ निकालेंगे, 2 के साथ निकालेंगे। हम 1 के साथ निकाल ले रहे हैं, आप 2 के साथ निकालिएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 2 1 कम 2 3 कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 बुरा कर देंगे, 5 1 कम 5 और 2 गुना 4, 5/4 हो गया। अब A3 हो जाएगा। A3 1/2 हमेशा अगला संख्या जो कितना आया? 5/4 आया। प्लस हमने कितना लिया? 1 के साथ निकाल लें 1, तो 1/2 तो 4 1 कम 4 5 कितना हो गया? 9। ये हो गया 9/4। तो 9 1 कम 9 4 गुना कितना हो गया? 8। ये हमारा हो गया 9/8। इसी प्रकार A3 कर गया A4, A1 A2 A3 A4 1/2 हमने कहा 1/2 हमेशा 9/8 प्लस किसके साथ निकाले? 1 के साथ।
ये कितना हो जाएगा 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 और 9 17, 1/2 गुणे 17/8, तो 8 गुना 16 17 का 17, 17 बटे कितना हो गया 16। A5 1/2 17/16 प्लस 1, 16 का 16, 16 का 16 17 कितना हो जाएगा 33। तो 1/2 गुणे 33/16, इसको सॉल्व करेंगे 33 बटे कितना आ जाएगा 32। अब आप भाग करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा 3/2 का मतलब हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सबका 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। ये तो कहा गया था कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो 5 हमने निकाल दिया। आप सबको भाग देके देखेंगे लेकिन 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम ही होगा, 2 से कम ही होगा। तो एक प्रकार का आपका यह तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका इसी में आपको जो आसान लगेगा उस मेथड से आप निकालिएगा। जो लोग नहीं नोट किए होंगे इसको नोट करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक 2 हो गया। जैसे हम एक लाइन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हमारा एक लाइन है, क्या एक लाइन, और इस पर हमने क्या कर दिया 5 हमने चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया हमने 5 चिन्ह। जब हमने यहाँ पर 5 चिन्ह लगाया ये 1 2 3 4 5 6 खंड में बढ़ गया। कितने खंड में बढ़ गया 6 खंड में बढ़ गया। तो जो भी होंगे जितने, अगर मुझे 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो उससे एक ज्यादा, 6 कहेगा तो 7 हो जाएगा। अगर मुझे 6 का होता तो एक लाइन और खींच लेते तो 6 एक और बढ़ जाता 7। जितने परिमेय संख्या कहेगा उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा कितना होगा 5 कह रहा है तो 5 धन 1, हमेशा जितना कहेगा उससे एक ज्यादा करेंगे तो 6 आ गया। तो यहां पर दोनों संख्या में 6 से ऊपर नीचे क्या करने पर गुणा, 6 से ऊपर नीचे गुणा। तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6 का 6, 6/6 और 6 गुना 12/6। अगर देखिए 12/6, 12 को 6 से भाग कर दे तभी 2 आ जाएगा। 6 का 6 कट जाए, 1 और 2 आ ही जाएगा। इतना समझ गए होंगे। अब 6/6, 6/6 के आगे बढ़े कितना हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, बस ये कितना हो गया 12/6। ठीक है 6/6 अर्थात 1 हो गया और 12/6 कितना हो गया 2 हो गया। तो 1 2 3 4 4 और एक कितना हो गया ये 11/6 5 हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। सबको भाग देके आप देखेंगे तो भी क्या होगा 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये भी हमारी एक प्रकार की होगी परिमेय संख्या। तो यहां पर एग्जाम्पल आपका खत्म होता है। इसी कड़ी में आपका जो 1.1 एक्सरसाइज है सॉल्व करवा देंगे। शुरू करते हैं हम 1.1। तो हम एक्सरसाइज अब देखेंगे। जितना पढ़ना था हमने पढ़ा दिया, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम शुरू करें एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य की बात कर रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और बोल रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q क्या है पूर्णांक है बट q नॉट इक्वल टू 0। हमने इसके बारे में पहले बता दिया आपको। तो लिखेंगे हाँ, इसका सोल्यूशन जो होगा आंसर होगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1
0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। क्या 0 को 0/1 अथवा क्या p/q के रूप में नहीं हो गया? हो गया। तो हाँ, क्या कहेंगे? 0 है, एक क्या है? परमेय संख्या है, और उसको हम 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने कहा है क्या होता है, 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है? निकालना है। 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो हमने कहा एग्जाम्पल में हमने बताया कि जितना है उससे एक ज्यादा, 6 है तो उससे एक ज्यादा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो इसमें 7 से ऊपर नीचे क्या करने पर? गुणा करने पर। यहां भी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 7 × 21/7 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 428 बाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 21/7 से ज्यादा हर तो वही रहेगा, लेकिन क्या आएगा? होगा ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए क्या है, यहां से 2 2 4 2 6 पूछ रहा, 6 हो गया? नहीं हुआ। तो देखेंगे अगर 3 और 4 के बीच में अगर हम सबको अगर इन 7 से भाग करके देखेंगे तो 3 से ज्यादा होगा, लेकिन 4 से कम होगा। तो ऐसा ये नहीं है कि हमारा आंसर यह है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर शीट में कुछ और आंसर दिया उससे मतलब नहीं है। हमने जो पहला तरीका बताया एग्जाम्पल में, उस मेथड से लगाएंगे, हो सकता है कि आपकी किताब से आंसर मैच कर जाए। बट आप किसी भी तरीके से लगाएंगे, उसके बीच में 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ये 3 है और ये क्या है? 4 है। तो इसके बीच में आप कितने भी अनेकों, या आप ये कह सकते हैं 3 से ज्यादा 3.5 हो, या 3.51 हो, या 3.4 हो, तो ऐसा कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम। लेकिन 3 से ज्यादा है लेकिन 4 से क्या है? कम है। तो अनेकों परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो घबराने की बात नहीं है कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई, सब आपका आंसर सही है। तो इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए। तो 5 है, हमने कहा 5 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कितना है? 3/5 और कितना ये? 4/5। तो 6 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 18/30 हो जाएगा। ये 6 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 24/, कितना हो जाएगा? 30। हमें कितना निकालना? 6 निकालना है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 2 3 5, एक ज्यादा हो गया। तो ये आपके क्या है? ये 5 परमेय संख्या है। तो आपका ये जो परमेय संख्या ज्ञात करने वाला आपका तो आसान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सबको कैसे निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एग्जाम्पल नंबर पहले हमने करवाया है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्रत्येक प्राकृतिक कहां से होती है? 1 2 3 4 डॉट से पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहां से होती है? 1 2 3 4 डॉट। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक, ये प्राकृतिक प्रत्येक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो प्रत्येक
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हाँ ये बात सत्य है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उल्टा उसमें दिया गया था एग्जाम्पल में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती नहीं, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए वहां पर पहले में क्या था एग्जाम्पल में, ये वाला असत्य था, लेकिन उसका उल्टा यहाँ दिया गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बात सत्य है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताएं पूर्णांक हमारा क्या होता है? पूर्णांक हमारा होता है 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये होता है। तो हमने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में कहीं नेगेटिव नंबर का जिक्र किया गया था? अब बताएंगे, पूर्ण संख्या में कहीं नेगेटिव नंबर का जिक्र किया गया था? नहीं। तो आप कहेंगे ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। याद रखिएगा, जो ऋणात्मक संख्या होगी वो क्या होगी? एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक परमेय, जितने भी परमेय, अगर 1/2 लिख दें, 2 लिख दें, -3 लिख दें, -4 लिख दें या 0 लिख दें, तो क्या 1/2 क्या एक पूर्णांक होगा? बिल्कुल नहीं। 2 है एक पूर्णांक होगा, इसमें परमेय संख्या भी होगा। माइनस या 3/1 कर दें या -4 लिख दें, -4 क्या है? एक परमेय संख्या होगा, लेकिन माइनस जो वाली संख्या होगी तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये भी क्या हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। ये असत्य है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस बेस पर हमारा 1.1 आज इसी लेक्चर 1 में ही, पार्ट 1 में ही समाप्त हो गया। फिर हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर मिलेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 है उसको, और उसके बाद कुछ अपरिमेय संख्याएं होंगी या उनके दशमलव प्रसार होंगे, उनके बीच उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम, और बढ़िया से अध्ययन करेंगे। एक एक शब्द के बारे में जानेंगे। आपके मतलब में 9th के मैथ में या किसी का 10th का मैथ एक भी परसेंट की त्रुटि नहीं होगी, यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और आपको सारा का सारा सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आप खुद तो पढ़ ही सकें और दूसरों को भी पढ़ा सकें। ऐसा हमारा ध्येय है, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो जरा हमारे वीडियो को आप पढ़ के देखिएगा और दूसरों को पढ़ा के देखिएगा, बिल्कुल 100% दावा करता हूं वो सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा। तो बस एक काम करना है आपको, अगर पढ़ना तो आपको एक काम करो। वो कौन सा काम है? लाल वाले बटन को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।